फ़ोन की घंटी बजी तो मदन ने फ़ोन उठाया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? यदि हम फ़ोन न करें तो तुमसे तो कभी बात ही ना हो। पूर्वा की शादी के लिए कोशिश कर रहे हो या उसे ऐसे ही घर में बैठाए रखने का इरादा है? उधर से आवाज़ आई। नहीं नहीं भाई साहब, आपको तो मालूम है कि उसने बैंक से लोन लेकर पढ़ाई पूरी की है, तो पहले उसे लोन चुकाना है, इसलिए नौकरी देख रही है। तो क्या तुम अब बैठकर बेटी की कमाई पर ऐश करोगे? अरे नहीं, मैं तो अपाहिज हूँ। उसकी शादी आप ही को करनी है। कोई लड़का निगाह में हो तो बात चलाइएगा भाई साहब। ठीक है, मदन जी पत्नी संध्या से बोले। भाई साहब को हम लोगों की कितनी फिक्र रहती है। तभी चहकती हुई पूर्वा माँ से लिपटकर बोली, माँ, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, शाबाश। वे बेटी का माथा चूमते हुए बोली, तुम्हारी जॉब किस कंपनी में लगी है बेटा? विप्रो, कहकर उसने पापा के चरण स्पर्श किए। पापा की आंखें सजल हो उठी। बोले, खूब तरक्की करो मेरी बेटी। कब और कहाँ ज्वाइन करना है? पापा, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही पता लगेगा। वैसे मैंने दिल्ली के लिए लिखा था। ठीक है, तुम्हारा रहने का प्रबंध ताऊ जी के यहाँ हो जाएगा। लेकिन पापा, मैं अपने रहने के विषय में निर्णय नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूर्वा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। दिल्ली ऑफिस में ज्वाइन करना था। दिल्ली का नाम सुनते ही पापा खुश हो उठे। उन्होंने तुरंत ताऊ जी को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। भाई साहब, पूर्वा की नौकरी दिल्ली में लग गई है। 15 तारीख से ज्वाइन करना है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। अभी कुछ दिन आपके पास रहेगी, फिर अपने लिए कमरा देख लेगी। ताऊ जी बोले, क्यों? क्या वह मेरी बेटी नहीं है? डॉली बिन्नी का कमरा खाली ही तो पड़ा है। हम लोगों का भी मन लग जाएगा। संध्या जी धीरे से बोली, उनके घर पर रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफिस के चक्कर में घर के कामों में हाथ नहीं बटा पाएगी तो भाभी जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे दिमाग में तो बस ऊटपटांग बातें ही घूमती रहती हैं। मेरे भाई साहब तो हमेशा तुम्हारी आंखों की किरकिरी रहे हैं। जवान लड़की यहाँ वहाँ रहेगी, वह तुम्हारे लिए ठीक है क्या? पर भाई साहब के घर ठीक नहीं है। तुम्हें तो कभी यह अच्छा ही नहीं लगता कि हम दोनों भाई आपस में प्रेम से रहें। पूर्वा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, बस पापा, आप शांत हो जाएं। माँ से यूं बहस ना करें। मैं ताऊ जी के घर ही रहूंगी। संध्या मन ही मन सोचने लगी कि यदि उनके पास पैसा होता तो उसके लिए कोई राजकुमार ढूंढकर उसे डोली में बिठाकर विदा कर देती, परंतु मजबूरी जो न करवाए वह थोड़ा है। वे सोचने लगी कि बैंक से लोन उठाकर किसी तरह बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई है, इसलिए शादी से पहले नौकरी करके लोन चुकाना जरूरी है। दूसरी बात, आजकल सभी लोग बताते हैं कि नौकरी करने वाली लड़कियों को अच्छे लड़के जल्दी मिलते हैं, क्योंकि महंगाई के ज़माने एक की कमाई से सारे शौक पूरे नहीं हो सकते। इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए दोनों का कमाऊ होना आवश्यक हो गया है। आजकल शादियों में खर्च भी अधिक होने लगा है। उस दिन घर घर झाड़ू पोछा करने वाली माधुरी भी अपनी बेटी की शादी में 4 लाख खर्च हो जाने की बात कह रही थी। वह 4 लाख खर्च कर सकती है तो वे तो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ कमाया वह पति की बीमारी और बेटी की शिक्षा पर खर्च करती रही है। उन्होंने तो यह शपथ भी ले रखा है कि बेटी का शादी में दहेज नहीं देंगी और बेटी की शादी में लेंगी भी नहीं। तभी बेटी की आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई। माँ, यह आपने इतने बड़े डब्बे में क्या भर दिया है? तू नहीं समझती पूर्वा, तेरे ताऊ जी को लड्डू बहुत पसंद है और अचार व मठरियाँ तेरे ताई के लिए हैं। फिर आंखों में आंसू भरकर आगे बोली, देख बेटा, दूसरे के घर में निभाना आसान थोड़ा ही होता है। यहाँ की तरह पटर पटर मत करना। ताऊ जी के सामने तो बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। ताऊ जी को तो तुम जानती ही हो। 3-5 करके उन्होंने 2-4 किताबें छपवा ली हैं तो अपने को बहुत महान लेखक, ज्ञानी और विद्वान समझने लगे हैं। मेरी बात गांठ बांध ले। उनसे ना बहस करना और ना ही उन्हें कभी जवाब देना। संध्या जी ने भीगी आंखों से बेटी को विदा किया था, जबकि उसके पापा भाई साहब के घर भेजकर बहुत खुश और आश्वस्त थे, क्योंकि बेटी अपने घर पर रहेगी और वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्वा पहली बार दिल्ली अकेले रह रही थी, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी, मगर स्टेशन पर ताऊ जी को देख उसने राहत की सांस ली। घर पहुँचते ही ताई जी की निगाहें उससे अधिक उसके साथ आए बड़े से डब्बे पर थी। ताऊ जी के सोने घर में पूर्वा के आने से मानो नवजीवन का संचार हो गया। ताऊ जी को उनकी उल-जुलूल तुकबंदियों को सुनने के लिए एक श्रोता मिल गया था और ताई जी को उनकी किचन के लिए एक पार्ट टाइम सहायक।
कुछ दिन तक तो पूर्वा इन सब परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का प्रयास करती रही, पर चक्की के दो पाटों के बीच वह पिसने लगी थी। थकी मांदी जब ऑफिस से आती तो दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए उसे अपने पास चाहते और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती। उसकी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसने मन ही मन हल सोचा कि वह ऑफिस से देर से आया करेगी, तब तक दोनों अपनी टीवी सीरियल में व्यस्त हुआ करेंगे। मगर ताऊ जी बहुत तेज दिमाग के थे, कह लो पूरे घाघ। उन्हें यह उसकी उदंडता लगी थी। वे उसकी चतुराई को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने विरोधी पार्टी वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अगले ही दिन उसे घुरके हुए बोले, इतनी देर ऑफिस में क्या करती रहती हो तुम? समय से लौटा करो। यह कोई होटल थोड़ी है कि जब मर्जी हुए मुंह उठाकर चली आई। वहाँ दिन भर चहकती रहती हो और घर में घुसी नहीं कि मुंह लटक जाता है तुम्हारा। इसी तरह से दिन बीतते रहे। 6 महीने पूरे हो गए। उसका प्रोविज़न पीरियड भी समाप्त हो गया। वह परमानेंट हो गई थी। उसे इंक्रीमेंट भी मिल गया था। वह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। वह रास्ते से मिठाई खरीदती लाई। ताऊ जी, मेरी प्रमोशन हो गई है, लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। वह कहकर डब्बा उनके सामने कर दिया। अब कितनी सैलरी हो गई है तुम्हारी? 50,000। वाह रे, मैं तो इतना विद्वान लेक्चरर था, परंतु इतनी जल्दी इतनी सैलरी नहीं हुई। ताऊ जी, अब समय बदल गया है। इंजीनियर को इतनी ही सैलरी मिलती है और फिर आईटी सेक्टर में इंक्रीमेंट जल्दी जल्दी मिलता है। ताऊ जी बोले, हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारा क्या चल रहा है। उनकी निगाहों में शक साफ झलक रहा था। ऑफिस से लौटने में पूर्वा को रोज रात के लगभग 8 बज जाते थे। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी। दूसरे साथियों के आग्रह को वह ठुकरा नहीं सकी और लौटने में उसे 10 बज गए। वह तेजी से दौड़ती भागती घर पहुंची तो ताऊ जी ने ही दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। आज उन्होंने उस पर सीधा हमला बोला, मैं सब कुछ जानबूझ समझ रहा हूँ। ऑफिस के नाम पर क्या चल रहा है? लता मंगेशकर अपने गले की बदौलत धन कुबेर बन बैठी हैं, तो सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा अपनी कमर मटकाकर धन कमा रहे हैं। मजदूर बोझा उठाकर पैसा कमा रहे हैं। यह भौतिकवाद का युग है। जिसके पास जितना अधिक धन है वह उतना ही सामर्थ्यवान है। मैडम जी, आधुनिक बनकर क्या लड़कियां शरीर बेचकर धन नहीं कमा रही हैं? आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। पूर्वा भागकर ताई जी के पास पहुंच गई। इस समय ताऊ जी की भाव भंगिमा डरावनी लग रही थी। ताई जी ने उसे प्यार से समझाया, कुछ नहीं बिटिया, आज इन्होंने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली होगी। तुम्हारी फिक्र में सोए ना होंगे, इसलिए बकबक कर रहे हैं। हम लोग भी तो बेटी बहू वाले हैं और फिर तुम भी तो हमारी बिटिया ही हो। ऐसी गंदी बात वे सोचते हैं तो इसका पाप भी उन्हें ही लगेगा। शराब व मुराद पूरी चीज़ है। तुम इनकी बातों को दिल पर मत लो। उस रात ताई जी उसे बहुत ममतामयी लगी थी। इस बात की खुशी थी कि कम से कम ताई जी तो उसे गलत नहीं समझती। उसे खाना भी नहीं खाया गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ताई जी ने प्यार से उसके आंसू पोंछे थे। वे बोली, अपने पापा से कुछ मत कहना, क्योंकि ये दोनों भाई एक से हैं। मेरी तो जिंदगी बीत गई इनके साथ रोते हुए। पूर्वा मन ही मन सोच रही थी कि यदि इन बातों की भनक भी माँ पापा को लगी तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ताई जी की प्यार भरी बातों से उसका मन हल्का हो गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि सुबह सुबह वह न्यूज़पेपर खोलकर उस पर निगाहें टिकाए कमरे में जा रही थी कि तभी उधर से ताऊ जी चाय का प्याला हाथ में लेकर आ रहे थे। वह उनसे हल्की सी टकरा गई और चाय उनके हाथ पर छलक गई। बस फिर क्या था, वे आपे से बाहर उठ हुए। तुम अफसर होगी तो अपने दफ्तर की, हमें नहीं सौंप रही हो अपनी कमाई। 26 साल की होने को आई, शादी नहीं हुई, वरना तो अब तक 2 बच्चों की माँ होती। तमीज तो सीखी नहीं, नीचे देखकर तो चलना ही नहीं सीखा तुमने। मेरी बात गांठ मान लो, यदि यही हाल रहा तो एक दिन तुम जिन ऊंचाइयों का ख्वाब देख रही हो उनसे औंधे मुंह गिरोगी। उस दिन सारा दिमाग ठिकाने आएगा। धीरे धीरे ताऊ जी को शायद उसकी शक्ल से भी चिढ़ होने लगी थी। रोज सुबह ही शुरू हो जाते, किसी न किसी बात पर बड़बड़ कर उसका मूड भी खराब कर देते। सुबह वह चाहे जितनी जल्दी बाथरूम जाए, वे उसी समय बाहर से खटखटाना शुरू कर देते कि कोई इतनी देर बाथरूम में लगाता है भला। वह बाजार से कभी सब्जी, कभी फल तो कभी नाश्ता लाकर ताई जी को खुश रख पा रही थी। पर ताऊ जी बहुत विचित्र थे। उन्हें खुश रखना टेढ़ी खीर था। जब पूर्वा बहुत परेशान हो गई तो एक दिन फ़ोन पर माँ से अपने मन का गुबार निकाल ही दिया। माँ, लंच और सुबह का नाश्ता मैं ऑफिस में खाती हूँ, बस एक टाइम रात का खाना खाती हूँ। इसके एवज में मैं बराबर घर का सामान लाती रहती हूँ। अब मेरी सहन शक्ति जवाब देने लगी है।
मेरे यहाँ रहना अब नामुमकिन होता जा रहा है। अगले महीने मैं कोई पीजी देखकर उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। पापा हमेशा माँ की बातों पर अपने कान लगाए रहते थे। छोटे घरों की यह मजबूरी होती है कि कोई बात किसी से छिपाना आसान नहीं होता है। वे तुरंत मोबाइल अपने हाथ में लेकर बोले, बेटी, यदि पीजी में जाकर रहोगी तो हम दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाएगी, इसलिए समझदारी से काम लो। जब वे आज भी मुझे कुछ भी बोलने से बाज नहीं आते तो तुम तो मेरी बिटिया हो। उन्हें तो हमेशा चीखने चिल्लाने और उल्टा सीधा बोलने की आदत रही है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ। बस बात यहीं समाप्त हो गई थी। पूर्वा के चुप रहने के कारण ताऊजी ओछी हरकतों पर भी उतर आए थे। लाइट जाते ही यदि इन्वर्टर से पंखा चल रहा होता तो दौड़ कर आते और पंखा बंद कर देते। चार बातें अलग से सुनाते। मैडम जी, यह ऑफिस नहीं घर है, यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं। यदि फ्रिज से पानी की बोतल निकालती तो व्यंग से बोलते, इस गरीब पर भी दया करके यदि एक ठंडी बोतल छोड़ दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब कभी वह रात में खाना नहीं खाती तो उसे अगली सुबह बासी रोटियां ही खानी पड़ती या फिर ताऊ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती। ताऊ जी को सांस फूलने की बीमारी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। उन्हें ठंड बहुत लगती थी, इसलिए वे हफ्तों नहीं नहाते थे। शरीर में तेल मालिश के बड़े शौकीन थे। धूप में बैठकर घंटों तेल मालिश करना उनका प्रिय टाइम पास था। जब वे पास से निकलते तो सरसों के तेल की तेज महक से नाक बंद कर लेने का मन करता, परंतु उनके डर से पूर्वा सांस रोककर रह जाती। एक दिन पूर्वा से बोले, अभिमान तो किसी का नहीं रहा है। तुम भला कौन सी चीज हो? दुनिया में जाने कितने अवसर पड़े हैं, परंतु ऐसा अनर्थ नहीं देखा कि मंदिर में सिर भी न झुकाएं। उसने इशारे से ताई जी से पूछा था कि वे धीरे धीरे बड़बड़ाईं, सठिया गए हैं। हर समय दारू के नशे में रहेंगे तो ऐसे ही उल्टा सीधा बकेंगे। इनकी इन हरकतों के चलते न तो बेटा बहू कभी यहाँ आना चाहते हैं और न बेटी। बिटिया, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। इनकी तरह जोर जोर से घंटी बजाने से ही थोड़ी पूजा होती है। रात में जब ताऊ जी टीवी बंद करके अपने कमरे में चले जाते तो पूर्वा अपना मनपसंद सीरियल, गाने या फिर पिक्चर लगा लेती, परंतु उसे परेशान करने के लिए वे फिर से लौटकर वहां आ जाते और झट चैनल बदल देते। अनावश्यक घंटों ऊँघते हुए हाथ में रिमोट लेकर चैनल बदलते रहते। कभी भूलवश टीवी की आवाज़ अधिक हो जाती तो चीखते हुए हाजिर हो जाते, महारानी जी, आज आप सोने देंगी या रात्रि जागरण का कार्यक्रम करवाओगी? मैडम जी, आप तो जवान हैं, मैं 65 साल का बूढ़ा हूँ, अब इतना दमखम तो बचा नहीं कि रात भर जाग सकूं। पूर्वा तुरंत टीवी बंद करके सोने का अभिनय करती और मन ही मन टीवी से दूर रहने का निश्चय करती, मगर 2-4 दिन बाद फिर उसका मन मचल उठता और रिमोट हाथ में उठा लेती। वहां रहते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे उसे। अपनी कंपनी और सैलरी दोनों से वह खुश थी, परंतु ये ताऊ जी तो पूरी तरह से हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़े रहते। कुछ दिनों से ताऊ जी अखबार के वैवाहिक विज्ञापनों में निशान लगाने में व्यस्त थे। एक दिन पूर्वा ने उन्हें ताई जी से कहते सुना, अब तो इसने बहुत रुपए जमा कर लिए होंगे, उन्हीं पैसों से इसकी शादी कर देंगे। उसने उन विज्ञापनों को देखा जिन पर निशान लगे थे। उनमें से कोई 40 वर्ष का था तो कोई विधुर, यहाँ तक कि एक मंद बुद्धि का भी था। अब वह परेशान हो उठी थी कि ताऊ जी ने तो हद ही पार कर दी है। इस समस्या का सामना वह कैसे करे? उसका ऑफिस में भी मन नहीं लगता था। तभी एक दिन किसी लड़के को उसके ऑफिस का पता चल वहाँ भेज दिया गया। उस समय उसकी स्थिति बहुत विचित्र हो गई। फ्रेंड्स के बीच उसका खूब मजाक बना। वह विफर पड़ी। घर पहुँचते ही ताई जी से लिपटकर बिलख पड़ी। जब वह काफ़ी देर रो ली तो उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो बिटिया, तुम्हारे ताऊ जी की सब बेवकूफ़ियाँ हम जानते हैं। तुम अपने ऑफिस के किसी लड़के को पसंद करती हो तो बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ताई जी ने प्यार से अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। रात में जब वह लेटी तो उसकी नींद उड़ी हुई थी। उसने अपने कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद आ रहे थे। वह बीटेक में फ्रेशर थी, रैगिंग के डर से कांप रही थी। उसे अपने सीनियर को प्रपोज करके किस करना था। उसकी आंखें बरस पड़ी थीं। उसके आंसू देखकर एक सीनियर को उस पर दया आ गई। उसने शालीनतापूर्वक अपनी हथेली उसके सामने रखकर किस करने को कहा। उस दिन वह आसानी से बच गई थी। वह सीनियर शशांक था। उसी दिन से वह उसका दोस्त बन गया। दोनों साथ पढ़ाई करते, कॉफ़ी पीते, साथ घूमते। उसकी सारी समस्याओं का हल शशांक चुटकियों में कर देता। धीरे धीरे न जाने कब शुरू हो गया मोबाइल पर कभी न खत्म होने वाली लंबी लंबी बातों का सिलसिला। जिस दिन दोनों एक दूसरे को न देखते या बात न करते सब कुछ अधूरा अधूरा लगता। शायद इसी को प्यार कहते हैं, परंतु अभी तो
दोनों के सामने अपना अपना कैरियर था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा था। शशांक की फाइनल परीक्षा हो चुकी थी। वह बहुत खुश था। उसका कैंपस सिलेक्शन भी हो चुका था, बस प्लेसमेंट मिलना था। उसकी जाने की तैयारी चल रही थी तो पूर्वा उदास हो उठी। तब उसने गंभीर होकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। बस इसी बात को लेकर पूर्वा नाराज हो गई और उससे बातचीत करना बंद कर दी। जब जाने का समय आया तो शशांक उससे मिलने आया। उसने प्रॉमिस किया कि दोनों दोस्त बने रहेंगे, उससे अधिक और कुछ नहीं। वह सिलसिला आज भी चल रहा था। शशांक को बेंगलुरु में पोस्टिंग मिली थी, वह गुड़गांव में थी, इसलिए मुलाकातें तो मुश्किल से हो गई थी, पर ऑनलाइन चैटिंग और फ़ोन पर मस्ती चलती रहती। अब जब ताऊ जी उसकी शादी की कोशिश करने लगे और ताई जी भी उससे उसके मनपसंद लड़के के बारे में पूछ रही हैं, तो उसके लिए प्यार की मीठी मीठी घंटियां बजने लगीं। शशांक जैसा जीवन साथी हो तो उसने अपने लिए चाहिए था, पर उसने तो इन दिनों उससे इस संबंध में कोई बात ही नहीं की। उसका मन तरंगित हो उठा, मगर क्षण भर में ही उसे अपने सपने टूटने से लगे, क्योंकि शशांक एसटी कोटे से था। पापा और ताऊजी दोनों को ही अपने ब्राह्मणत्व का बड़ा गुमान था। इस विषय को लेकर वे पक्के रूढ़िवादी थे। कई दिनों तक अनिर्णय की स्थिति में रही। जब वह करे तो क्या करे। माँ पापा की आंखों में तैरती खुशियों की चमक, ममता मई ताई जी के पल पल प्यार से गले लगाकर कहना कि मेरी लाडो को दुनिया जहान की खुशियाँ मिले। परंतु ताऊ जी उसे संदिग्ध लगते थे। वे फोन पर फुसफुसाते हुए न जाने किस गुना भाग में लगे रहते। वह ताऊ जी की फुसफुसाहटों पर अपने कान लगाए रहती। उसे पूरा विश्वास था कि ताऊ जी उसकी शादी फिक्स करवाने के एवज में अवश्य कोई लंबा हाथ मार रहे होंगे। वह चुपके से उनके कागज टटोलती, उनका फ़ोन चेक करती कि कोई एसएमएस उसे पढ़ने को मिल जाए, परंतु वह अपने शक को सच में परिवर्तित करने में सफल नहीं हो पा रही थी। पूर्वा को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी दलदल में धंसती जा रही है, जहाँ से निकलना कठिन है। वह इसी उलझन में थी। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ कि शशांक ने उसकी हथेलियों को पकड़ लिया है और उसे दलदल से बाहर निकाल लिया है। वह उसके साथ भागती जा रही है। वह चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगी, क्योंकि वह अब भी अपनी हथेलियों में उसके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसने शर्माते हुए अपने हथेलियों को स्वयं ही चूम लिया, जैसे वे अपनी नहीं वरन शशांक की हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शशांक जैसे उसके रोम रोम में समाया। अब वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसके मन की ऊहापोह एवं अनिर्णय की स्थिति समाप्त हो चुकी थी। वह ताऊ जी के लिए अपनी भावी जीवन की बलि नहीं चढ़ा सकती। उसने तुरंत शशांक को फ़ोन मिलाकर पूछा, शशांक, मुझसे शादी करोगे? शशांक खुशी से उछल पड़ा। डियर, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। बताओ मैं कब आऊँ? उसका दिल बलियों उछल रहा था। ताऊ जी के रुद्र रूप को सोच आज पूर्वा मुस्कुरा उठी थी। अंततः वह ताऊ जी के जाल से आज़ाद होने जा रही थी। अब उसके मन में न ताऊ जी का डर था और न ही मम्मी पापा का। वह ममतामयी ताई जी की शुक्रगुजार थी। उन्होंने सदा उसका साथ दिया। पूर्वा के सिर से बड़ा बोझ उतर चुका था। वह तय कर चुकी थी कि वह अपने निर्णय पर अड़ी रहेगी। इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ाद होकर खुली हवा में सांस लेगी। वह मंद मंद मुस्कुरा उठी और फिर उसने अगले दिन ताई जी को इस बारे में बताया कि शशांक उसकी ज़िंदगी में है। ताई जी ने भी उसका पूरा साथ दिया और अपनी बेटी को सहृदय उसको वहाँ से विदाई की। साथ ही उन्होंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। पूर्वा जब बेंगलोर गई तो वहाँ उसने शशांक से शादी कर ली और उसने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।